नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक भारतीय हैं तो यकीनन आपने बहुत से प्राचीन हिस्टोरिकल भारतीय चीज़ों के बारे में पढ़ा और सुना होगा, जिसमें आपको यह भी पढ़ने और जानने को मिला होगा कि आखिर कैसे इन्हें बाहरी ताकतों के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यदि दोस्तों हम इतिहास की गहराई पर अपनी नज़र डालें तो ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे सामने आती जाएगी। लेकिन दोस्तों आज हम उन्हीं में से एक घटना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुखद घटना कह सकते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि अपने समय की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन दोस्तों फिर क्यों इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया? यहाँ पर तो केवल लोगों को हर तरह के ज्ञान की प्राप्ति कराई जाती थी, जिसमें केवल भारत के लोग शामिल नहीं थे बल्कि विदेशी लोगों को भी शिक्षा दी जाती थी, ताकि वहाँ भी यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके अपने देश में जाकर लोगों को भी शिक्षित करे और वहाँ भी दुनिया के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। तो फिर मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी को आखिर इससे क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र को ही हमेशा के लिए नष्ट कर दिया? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बस आप बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। दोस्तों नालंदा को क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, इससे पहले हम जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। दोस्तों नालंदा का उद्गम 5th सेंचुरी के आसपास माना जाता है, जो कि मगध में स्थित थी, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। नालंदा संस्कृत के शब्द ना आलम दा शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कभी न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी हमें हिनशांग और टीशिंग चाइनीज ट्रेवल्स के द्वारा लिखी गई किताबों से मिलती है। हिनशांग यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आए थे। करीब इन्होंने यहाँ पर 1.5 साल तक अध्ययन भी किया। इनके द्वारा बताया जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त साम्राज्य के शासन कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। यहाँ पर 10,000 मॉन्क्स और 1,510 टीचर मौजूद थे। यानी उस समय नालंदा ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, जिसमें कई अलग अलग देशों से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, जिनमें चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, तुर्की और श्रीलंका जैसे देश शामिल थे। यहाँ पर बुद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, मेडिसिन और ग्रामर जैसे सब्जेक्टों की भी शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों आपको एक बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यहाँ पर स्टूडेंट को कोई फीस नहीं देनी होती थी। पूरे रहने, खाने और पढ़ने की व्यवस्था विद्यालय की ओर से की जाती थी। लेकिन नालंदा में प्रवेश करने के लिए जिस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता था वो बहुत ही टफ होता था। दोस्तों नालंदा में पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, धर्मपाल, नागार्जुन, हेनसियांग और आर्यभट्ट जैसे महान नाम शामिल थे। ऐसा भी माना जाता है कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट कुछ सालों तक नालंदा के हेड भी रहे थे। लगभग 800 सालों तक नालंदा में ज्ञान ऐसे ही फलता और फूलता रहा, लेकिन 12वीं सेंचुरी तक आते आते इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि नालंदा पर एक ही आक्रमण हुआ और इसे पहली बार में ही नष्ट कर दिया गया। इस पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण से पहले भी 2 आक्रमण हो चुके थे, लेकिन इन आक्रमण के बाद इसे फिर से रीबिल्ड कर लिया गया था। लेकिन जो तीसरा आक्रमण था, जिसे बख्तियार खिलजी के द्वारा सन 1193 ईस्वी में किया गया था, उसने नालंदा को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इसे इतनी बुरी तरह से नष्ट किया गया था कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा था कि इसे पुनः बिल्ड किया जा सके। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर बख्तियार खान ने इसे नष्ट क्यों किया? तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की कहानी। दोस्तों बख्तियार खिलजी जो था वो मुगल एम्पायर का शासक था। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। वह अपने हर तरह के हकीमों से इलाज करवाता है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है और उसकी हालत और भी बिगड़ती जाती है। लेकिन बख्तियार खिलजी को किसी के द्वारा बताया जाता है कि वह नालंदा के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्रा को एक बार देखा है, शायद वो आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन बख्तियार को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई गैर मुसलमान उसका इलाज करे, इसलिए वो राहुल श्री भद्रा से इलाज करवाने के लिए एकदम मना कर देता है। लेकिन जब तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जाती है, जब वह सोचता है कि एक बार इलाज करवा कर देखते हैं, इसके बाद राहुल श्री भद्रा को इलाज के लिए बुलाया जाता है। लेकिन बख्तियार खिलजी राहुल श्री भद्रा के सामने एक मांग रखता है और वो कहता है कि उसका इलाज बिना दवाई गोली के किया जाए। वह इनके द्वारा दी गई दवाई गोली का सेवन नहीं करेगा। बख्तियार यह मांग रखकर हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाहता था और राहुल श्री भद्रा को भी चैलेंज कर रहा था। लेकिन राहुल भद्र उसकी शर्तों को मान लेते हैं और उसे आश्वासन दिलाते हैं कि वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। राहुल श्री भद्र उसे कुरान देते हैं और उसे रोज पढ़ने को कहते हैं और देखते ही देखते बख्तियार खिलजी की हालत में सुधार होने लगता है।
दोस्तों राहुल श्री भद्रा ने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी। जैसे ही बख्तियार इन पन्नों को पलटने के लिए अपनी जीवन से उंगली लगाता तो वो दवाई अंदर चली जाती। लेकिन जब ये सारी बात बख्तियार खिलजी को पता चली तो उसे बहुत इनसिक्योरिटी और नीचा फील हुआ। इन हिंदुओं के पास कैसे उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान आ सकता है। इसलिए उसने निर्णय किया कि वहाँ उस ज्ञान के भंडार को ही नष्ट कर देगा जहाँ से ये सारा ज्ञान आ रहा है। दोस्तों उस समय राहुल श्री भद्रा और नालंदा में रह रहे हजारों मोंक का ज्ञान का सोर्स नालंदा की लाइब्रेरी था, जिसका नाम धर्मगंज था, जो कि उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें करीब 90 लाख किताबें मौजूद थी। और इसे 3 भागों में बांटा गया था, रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नोरंजक। खिलजी को जब ये सारी बातें पता चली तो वो नालंदा पर आक्रमण कर देता है। खिलजी की सेना निहत्थे हजारों मोंक्स को मौत के घाट उतार देती है। कई पंडितों को जिंदा जला दिया जाता है। इस भीषण नरसंहार के बाद नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। दोस्तों इतिहासकार मिन्हाज सिराज के द्वारा लिखी किताब तबाक़त-ए-नसीरी में बताया गया है कि इन किताबों को पूरी तरह से जलने में 3 महीने का समय लगा था। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह लाइब्रेरी कितनी बड़ी होगी। दोस्तों एक आदमी की जलन की वजह से भारत ही नहीं पूरी दुनिया को इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। न जाने ऐसी कई सारी बुक्स और रिसर्च उस लाइब्रेरी में ही जलकर रह गई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।